रहस्य और रोमांच। एक सुंदर कहानी, कदमों की आवाज। गीता उस मोटे नए कालीन पर बैठी थी जिसे उसके नानी ने हाल ही में खरीदा था। उसके एक हाथ में गुड़िया थी और दूसरे हाथ से वह अपने बालों को कंघी कर रही थी। वो कल्पना की दुनिया में खो गई थी जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर घुस गई और उसके चेहरे पर असमान रूप से फैल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि दिन की अंतिम किरणों की गर्मी में समा रही हो। उसने अपनी आंखें खोली और पूर्ण सम्मोहन में अपनी निगाह ऊपर की ओर घुमाई। दूसरे कमरे से बातचीत कम सुनाई दे रही थी। मीरा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ मंदिर में आई। हालांकि अगर तुम रात को रुकती तो मैं आभारी होती। पहले ही देर हो चुकी है और जब तक तुम घर पहुंचोगी तब तक अंधेरा हो जाएगा। मीरा ने कहा, यह कोई समस्या नहीं है माँ। आप अगर समर को जानती हैं और वह एक बच्चा जैसा ही है, वो खाना बना सकता है, लेकिन वो चाहेगा कि रात के खाने के समय हम उसके साथ हों। जब समीर खाना पकाता है तो ये जरूरी होता है कि हम उसके खाने को खाएं और उसकी तारीफ करें। दोनों हंसने लगी, जिससे गीता की सोचों की श्रृंखला टूट गई। वो उठी और उसने अपने फ्रॉक को ठीक किया। वो अंदर के बेडरूम में चली गई। मीरा ने कहा, गीता, नाना नानी जी को गुड बाय कहो, हम जा रहे हैं। नाना जी अंदर आकर बोले, ये टॉर्च ले लो, रास्ते में अंधेरे में काम आएगी। तुम तो टॉर्च लाई नहीं होगी। थैंक यू डैडी, अगली बार जब समर शहर आएगा तो मैं ये टॉर्च भिजवा दूंगी। मीरा ने अपने मम्मी डैडी को गले से लगाया और फिर विदा ली। मीरा ने अपने ट्रैकिंग के जूते पहने और कहा, मम्मी डैडी, आप अपना ख्याल रखिएगा और आप मीठा मत खाया कीजिए। गीता 10 बरस की थी और वो हमेशा ही अपनी गुड़िया को सीने से लगाई रखती थी। गीता के नाना नानी ने उसके माथे को चूमकर कहा, अच्छी बच्ची बनना और हाँ, मम्मी को कभी कभी तंग करती रहना। गीता मुस्कुराई और उसने नाना जी के गाल को चूम लिया। फिर गीता अपनी नानी के गले से लग गई। नानी जी की आंखों में आंसू थे। गीता मेरी जान, तुम तो हीरा हो, हीरा। अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखना और हमसे मिलने फिर से जल्दी आना। नानी ने उसके माथे को चूमकर कहा। गीता ने सहमति में सर हिलाया और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। दोनों को पैदल चलकर 4 मील का रास्ता पार करना था उन पहाड़ों में। मसूरी तो एक विकसित शहर था, पर वो लोग शहर के बाहरी इलाके में रहते थे। ठंडी हवा चलने लगी थी। कुछ दिन पहले काफी बरसात हुई थी, लेकिन सड़कें अब भी कीचड़ से भरी हुई थी। वो उसी रास्ते से वापस जाने वाली थी जिस रास्ते से वो दोनों आई थी। मीरा अपनी बेटी गीता का हाथ थामे उस रास्ते पर चली जा रही थी। उसकी बचपन की यादें उसके दिमाग में आने लगी। स्कूल के मजे के दिन और पहाड़ों पर घूमने फिरने का रोमांच। वो एक घुमावदार रास्ता था जो एक पहाड़ी का चक्कर लगाकर पीछे तक जाता था। गीता को माँ की कहानियां अच्छी लगती थी और वो उनको बहुत ध्यान से सुनती थी। मीरा सोचने लगी कि घर पर समीर ने क्या पका कर रखा होगा। सूरज लगभग डूब चुका था और अंधेरा होने लगा था। अंधेरे में आसपास के पेड़ तक खतरनाक से लगने लगे थे। उसको लगा कि जैसे पेड़ उसको वापस चले जाने को कह रहे थे। झाड़ियां और पौधे जैसे उस मंद रोशनी में कांप रहे थे। दूर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। अचानक ही मीरा को आसपास का माहौल बहुत ही डरावना लगने लगा। गीता आगे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपनी मम्मी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। डरो मत बेटी, ये सिर्फ जंगल के भेड़ियों और लोमड़ियों की आवाज है, बहुत दूर है वो। चलते चलते मीरा की आंखों में भी खौफ साफ साफ दिखने लगा था, पर वो अपनी आंखों को बेटी गीता से नहीं मिला रही थी।
हवा और भी तेज और ठंडी हो गई थी। अब अंधेरा भी बहुत निर्दयी हो गया था। उस दिन चंद्रमा भी नहीं था आकाश में। अचानक वो जमीन पर पड़ी कुछ सूखी टहनियों में उलझकर नीचे गिर गई। मीरा बैठ गई, लेकिन वो जानती थी कि उसकी बेटी भी थक गई थी। आओ बेटी, कुछ देर बैठकर आराम कर लेते हैं, इतना उबड़ खाबड़ रास्ता है। टॉर्च को जलाकर मीरा और गीता साथ साथ बैठ गई। नीचे दूर मसूरी शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थी। वो सारा जीवन शहर में रहने की तमन्ना करती आई थी, लेकिन उसके पति समर को शहर में नौकरी नहीं मिली थी। हालांकि उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मीरा को यकीन था कि वो एक दिन उस जंगल से दूर शहर में रहेंगे। तभी अचानक उसकी बेटी गीता चीख पड़ी। क्या हुआ बेटी? मीरा ने बेटी के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। छोटी सी गीता बहुत ही डरी हुई दिख रही थी। मम्मी, कोई आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। गीता ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और वे आगे बढ़ने के लिए उठी, और गीता ने दूसरे हाथ से गुड़िया को अपनी छाती से लगाया हुआ था। जैसे जैसे वे अंधेरे रास्ते पर चल रहे थे, गीता पीछे मुड़ी और जीठू की आवाज तेज होने लगी। उसने एक चीख दी और डरावने भाव से अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा। कोई हमारे पीछे है मम्मा, कोई हमारा पीछा कर रहा है। मीरा ने मुड़कर टॉर्च जलाई। देखो, वहां कुछ नहीं है, बस तुम्हारी कल्पना है। अब जल्दी आओ, तुम्हारे पापा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उल्लुओं के चिल्लाने की आवाजें आने लगी थी और आसपास के पेड़ों और पौधों की पत्तियां सरसराने लगी थी। रास्ता डरावना था और गीता हैरान थी कि उसकी मां को उन भारी बूटों की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी। वो चिल्लाई क्योंकि उसे लगा कि कोई ठंडा हाथ उसके बालों को सहला रहा था। कोई हमारे पीछे है मम्मा। मीरा एक बार फिर टॉर्च लेकर पलटी और उदास स्वर में बोली, कोई बात नहीं बेबी, चलो, देखो हमारे किचन से लाइट आ रही है, चलो चलते हैं। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी और गीता को अपने प्यारे घर से कुछ ही दूरी पर रोशनी दिखाई दे रही थी। चलो बेटी, वो प्रार्थना गाते हैं जो नानी ने तुमको सिखाई थी। गीता अपनी मां के साथ गाने लगी। पहले कभी भी गीता को किसी भी अदृश्य चीज से खौफ नहीं था, लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई भी नहीं दिखता था। मीरा ने और भी जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। तभी एक बड़ा सा काला लेब्राडोर कुत्ता गीता की तरफ आया और उसने अपने आगे के पंजे हल्के से गीता के कंधों पर रख दिए। गीता और वो कुत्ता जमीन पर गिर गए। तभी उनके पास आते हुए समीर की हंसी की आवाज सुनाई थी। मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा था, तुम दोनों घर की तरफ दौड़ी चली आ रही थी, बहुत ही घबराई हुई। समर ने हंसकर दोनों को एक एक करके गले से लगा लिया। समर ने खाने के बाद बेटी गीता को माथे पर चूमने के बाद उसको उसके पलंग पर नरम नरम रजाई के नीचे सुला दिया और गुड नाइट कह दिया। गीता ने भी डैडी को गुड नाइट कह दिया। गीता आराम से तकिए पर सर रखकर सुरक्षित महसूस करने लगी। दूसरे कमरे में उसके मम्मी डैडी, मीरा और समीर बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में गीता सो गई, लेकिन बाहर डैडी मम्मी की बातें जारी थी। समर, रास्ते में मैंने भी भारी बूटों की आवाजें सुनी थी। कोई हमारा पीछा तो कर रहा था, लेकिन मैंने बेटी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो और भी डर जाती है। मैं टॉर्च से रास्ते पर प्रकाश डालती भजन गाती हुई चलती रही और बार बार बेटी से यही कहती रही कि कोई भी नहीं था हमारे पीछे। लेकिन समर, जैसे ही हम उस रास्ते को छोड़कर घर के पास वाली पगडंडी पर चलने लगे, मैंने अचानक पीछे मुड़कर एक बार टॉर्च की रोशनी में पीछे देखा।
समर कुछ ही दूरी पर एक आदमी की छाया दिख रही थी। उसने फौजियों के बड़े बड़े बूट पहने हुए थे, लेकिन उस आदमी के शरीर पर सर नहीं था। समर का मुंह खुला का खुला रह गया और दोनों की आंखों में भय साफ साफ दिखने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।